Hello everyone, welcome to back my YouTube channel Nursing Beat online classes. Today I'm going to discuss about neurological disorder that is head injury. Before starting video, subscribe my channel and press the bell icon for upcoming video. So let's start from its definition. A head injury is any trauma to the scalp, skull or brain. It can be either closed or open. It includes scalp, skull, brain and underlying tissues and blood vessels in the head. हेड इंजरी क्या होती है कि इसमें स्काल्प, स्कल और ब्रेन को कोई ट्रॉमा हो जाए, उस कंडीशन को हम बोलते हैं कि पेशेंट को हेड इंजरी हुई है। और ये जो प्रॉब्लम होती है हेड इंजरी की क्लोज भी हो सकती है, मींस इंटरनली जैसे ब्लीडिंग हो जाए, कंट्यूजन हो जाए, ट्रॉमा हो जाए, तो उस कंडीशन को बोलते हैं क्लोज। ओपन होती है, बाहर से मतलब कोई कट दिखे हमें, ब्रूशिस वगैरह दिखे, मींस उसमें ब्लड जैसे कि ब्लीडिंग पेशेंट को हो रही हो हेड पे, उस कंडीशन को हम बोलते हैं ओपन हेड इंजरी। इट इंक्लूड, इसमें कौन कौन से जो पार्ट्स होते हैं हेड के इंक्लूड होते हैं, स्काल्प, स्कल, ब्रेन, और इसमें टिश्यूज, ब्लड वेसल्स वो भी इन्वॉल्व हो जाती है। वो कब इन्वॉल्व होती है, जब कोई इंजरी काफ़ी डीप हो जाए, ब्लड वेसल्स को भी रप्चर कर दे, तो उससे ब्लीडिंग आ सकती है बाहर। टू कंडीशन होती है हेड इंजरी में, असोरेशन एंड डिकलरेशन। असोलेशन में क्या होता है कि जब कोई मूवेबल ऑब्जेक्ट हमारे हेड पर स्ट्राइक करता है तो तब हेड इंजरी होती है। दूसरी ऑपोजिट साइड क्या होता है कि जब हमारा हेड किसी से टकरा जाए तो उसके साथ हेड इंजरी हो जाए, उसको बोलते हैं डिकलरेशन। नेक्स्ट इट्स टाइप। द फर्स्ट टाइप इज कंट्यूजन, सेकेंड इज कंक्यूजन एंड थर्ड वन इज हेमाटोमा। फर्स्ट में क्या होता है कि मेजर हेड इंजरी ब्रूशिस, ब्रेन इंजरी ड्यू टू द असोरेशन। इसमें क्या होता है कि मेजर हेड इंजरी के इंक्लूड होती है जी कंट्यूजन। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को ब्रूशिस वगैरह होते हैं, रगड़े जैसे कह सकते हैं कि हिंदी में रगड़ वगैरह लग जाती है, फ्रिक्शन होती है जब टू थिंग्स की आपस में ब्रूशिस हो जाते हैं। और ये कब होते हैं, जब कोई बाहर से कोई ऑब्जेक्ट, हैवी ऑब्जेक्ट हमारे हेड पर स्ट्राइक करता है, लगता है आकर, उस कंडीशन में ये हेड इंजरी हो जाती है कंट्यूजन की। कंक्यूजन में क्या होता है, सेकंड जो टाइप है हेड इंजरी की, स्केरिंग ऑफ द ब्रेन विद इन स्कल मेनली ड्यू टू द डिकलरेशंस। इसमें क्या होता है कि टेम्पररी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाती है इस पेशेंट की, तो मीन्स थोड़े टाइम के लिए पेशेंट का जो कॉन्शियस लेवल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और इसमें ब्रेन की स्केरिंग हो जाती है। नेक्स्ट इज थर्ड वन इज ड्यू टू द इंटरनल ब्लीडिंग। हेमाटोमा कब होता है, जब ब्रेन के हेड के इंटरनली ब्लीड करना स्टार्ट कर दे वो ड्यू टू दी इंजरी। जैसे बाहर से कोई हैवी ऑब्जेक्ट ब्रेन पर लगा है, हेड पर लगा, तो उसके कारण जो वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स, वो रप्चर हो जाती हैं, टिश्यू ने क्रॉस कर जाते हैं, तो उस कंडीशन में इंटरनली ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। उस कंडीशन में पेशेंट को हेमाटोमा की कंडीशन आती है, मीन्स स्वेलिंग हो जाएगी। हेमाटोमा जो टाइप है उसमें टू कंडीशन होती है, एपिड्यूरल हेमाटोमा एंड सबड्यूरल हेमाटोमा। जो एपिड्यूरल हेमाटोमा होता है वो कब होता है, जब एट्रियल ब्लीडिंग होती है उसके कारण होता है। जो सबड्यूरल हेमाटोमा होता है वो होता है वीनस ब्लीडिंग के साथ। देन आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट्स कॉजेज। फर्स्ट, फॉल। अगर कोई पर्सन फॉल कर जाए, गिर जाए किसी बिल्डिंग से, किसी हाइट से गिर जाए, तो उसके कारण उसको हेड इंजरी हो सकती है। व्हीकल रिलेटेड कोलिजन वगैरह, इसमें क्या होता है कि जब टू व्हीकल आपस से टकराते हैं, कोलिजन होती है उसकी, तब भी हेड इंजरी हो सकती है। वायलेंस, कोई किसी को मारता है, पीटता है, तो उसके कारण भी क्या होता है, वायलेंस हो सकता है, तो हेड इंजरी इसमें हो सकती है। स्पोर्ट्स इंजरी, जो प्ले करते हैं, जो खेलते हैं, क्रिकेट्स वगैरह, जो दूसरी भी गेम्स होती हैं जैसे रेसलिंग में हेड इंजरी के चांस इंक्रीज हो जाते हैं। एक्सप्लोसिव ब्लास्ट, कई बार क्या होता है कि कई जगह पर न्यूक्लियर वगैरह ब्लास्ट हो जाए तो उसके कारण भी हेड इंजरी हो सकती है। नेक्स्ट इज रिस्क फैक्टर। अगर रिस्क फैक्टर की बात करें, जैसे कि जो न्यू बॉर्न होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, जैसे न्यू बॉर्न से लेकर 4 ईयर्स तक, ये बहुत ज़्यादा चांस होते हैं हेड इंजरी के, क्योंकि उनको इसके बारे में प्रॉपरली जो होता है एजुकेशन नहीं होती, जहाँ समझ आती है इसके बारे में, वो बिगिन मीन्स बार बार गिरते रहते हैं, तो हेड इंजरी के चांस उसमें बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अडल्ट एज में काफ़ी होते हैं, क्योंकि उनका जो गेट होता है बॉडी का, जो
न्यूरोलॉजिकल जो है वीकनेस हो जाती है उसको, तो जो नर्वस सिस्टम होता है वो प्रॉपरली नहीं होता। नर्वस सिस्टम की जब कोऑर्डिनेशन हो जाती है, इन कोऑर्डिनेशन के कारण क्या होता है कि वो प्रॉपरली चल नहीं पाते, तो उसके कारण गिर के उसके हेड इंजरी हो सकती है। मेल में भी ज़्यादा चांस होते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रीज एरिया में काम करते हैं, किसी भी एरिया के में ऐसे जैसे काम करते हैं वर्किंग प्लेसेस में, उसको हेड इंजरी के चांस इंक्रीज हो जाते हैं। Next is pathophysiology. Due to the etiological factor, for example falls, vehicle related collision, स्पोर्ट्स इंजरी, किसी भी कारण जब हेड इंजरी हो तो उसके बाद क्या होगा कि ब्रेन में स्वेलिंग होती है, ब्लीडिंग, जहाँ स्वेलिंग होगी जहाँ ब्लीडिंग हो सकती है। तो उसके कारण क्या होगा, स्वेलिंग और ब्लीडिंग के कारण जो इंट्राक्रेनियल वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर जाएगा। इंट्राक्रेनियल अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो उसके साथ जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो भी इंक्रीज कर जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा कि ब्लड वेसल्स पर प्रेशर पड़ेगा, ब्लड प्रेशर पड़ेगा, वेसल्स पर प्रेशर पड़ेगा, तो उसके कारण जो ब्लड का फ्लो है वो स्लो डाउन हो जाएगा। तो पेशेंट को क्या हो सकता है, हाइपॉक्सिया हो सकता है। सेरेब्रल हाइपॉक्सिया मीन्स कट ऑफ द ब्लड सप्लाई टू दी सेरेब्रल टिश्यूज। अगर उसको प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो क्रेनियल प्रेशर जो कंटिन्यू वो राइज करने लग पड़ेगा। तो उसके बाद क्या होगा, सेरेब्रल ब्लड फ्लो इंक्रीज कर जाएगा। इट्स ऑल अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द हेड इंजरी। Then I'm going to discuss about the sign and symptoms. Alert level of consciousness under this state of alertness और अवेयरनेस में क्या होता है कि पेशेंट का जो कॉन्शियस लेवल है वो कैसा होगा, कन्फ्यूजन होगी इसमें पेशेंट को। डिलीरियस में क्या होगा, पेशेंट को हेलुसिनेशन हो सकती है। हेलुसिनेशन क्या होती है कि परसेप्शन नॉट प्रेजेंट। समटाइम क्या होता है कि पेशेंट को लगता है कि उसके सामने कोई थिंग्स है बट वो एक्चुअली में नहीं होती, उसको जस्ट उसका वहम होता है। डिल्यूजन में क्या होता है कि फॉल्स बिलीव होते हैं पेशेंट के, रेस्टलेसनेस हो सकती है इसमें पेशेंट को, लेथार्जी होगी, लेथार्जी जैसे कि सुस्त कह सकते हैं पेशेंट, इसमें ड्रॉजीनेस होगी, और सॉन्मुलेंट भी ड्रॉजीनेस का ही अल्टरनेटिव है। नेक्स्ट इज एब्टूडेंट में क्या होगा कि उसकी जो साइकोमोटर रिस्पॉन्स है वो डिक्रीज कर जाएंगे, पेशेंट स्टूपर हो सकता है, स्टूपर जैसे कि सिनकोप हो सकती है, पेशेंट को कोई भी एक्शन वगैरह मूवमेंट्स वगैरह नहीं करेगा। इसमें कोमाटोज में पेशेंट भी हो सकता है, कंप्लीट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकती है इसमें पेशेंट को अपने टाइम, प्लेस और पर्सन के बारे में बिल्कुल भी कॉन्शियस लेवल नहीं होता है इसके बारे में पेशेंट का। इसमें पेशेंट को सीजर्स भी हो सकते हैं, फिट्स पड़ सकते हैं, एपिलेप्सिक फिट्स हो सकते हैं, हेमीप्लेजिया हो सकता है। हेमीप्लेजिया में क्या होता है कि जो ऑपोजिट साइड है हाफ बॉडी जो होती है वीक हो जाएगी। अगर उसके जैसे कि लेफ्ट साइड का सेरिब्रल में इंजरी हुई है तो उसकी राइट साइड जो होगा वो वीक हो जाएगी, मीन्स ऑपोजिट साइड जो होती है बॉडी की वो वीक हो जाएगी। नॉजिया, वॉमिटिंग, हेडेक होगा पेशेंट को, डिप्लोपिया मीन्स डबल विजन होगी, एमनेजिया मीन्स प्रॉपरली स्लीप नहीं कर पाएगा पेशेंट। डिकॉर्टिकेट के सिम्टम शो हो सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक होती है वो डैमेज हो जाएगी, तो इसमें पेशेंट का जो GCS है, ग्लासको-गोमा स्केल, वो कितना आएगा, 3। नेक्स्ट इज डेसिब्रेट में क्या होगा कि अपर ब्रेन स्टेम जो डैमेज हो जाएगी, तो उस कंडीशन में GCS कितना आएगा, पेशेंट का स्कोर 2। देन आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट अलार्मिंग साइन और डेंजर साइन। CSF लीकेज, इसमें क्या होता है कि जो CSF है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, वो लीकेज कर जाएगा, जिसको हॉलो साइन बोलते हैं, थ्रू नोज एंड ईयर, डेट कॉल CSF। CSF जो क्या है वो नोज से और ईयर से बाहर बॉडी से आ सकता है, जिसको रिनोरिया भी बोलेंगे हम। बैटल साइन में क्या होगा, ब्रूशिस और कंट्यूजन हो सकती है, जो मास्टर्ड ग्लैंड प्रोसेस होता है, जैसे कि ये हमारा ईयर है फॉर एग्जांपल, बाहर वाली साइड का जो ईयर है, एक्सटर्नल ईयर, उसके जो बैक वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं मस्टर्ड प्रोसेस। मस्टर्ड प्रोसेस में क्या होगा, ब्रूशिस हो सकते हैं, मीन्स रेडनेस हो सकती है, कंट्यूजन हो सकते हैं। डेट कॉल्ड बैटल साइन डेट रिजल्ट द इक्मोसिस अराउंड आइज, इसमें क्या होता है कि रेडनेस वगैरह आ सकती है आइज के अराउंड। लो CPP में क्या होगा, सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर जो है वो लो हो जाएगा। ICP कितना होता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर, नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 5 से 15 mmHg होती है। और जो क्रेनियल परफ्यूजन प्रेशर होता है, सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर, वो कितना होता है नॉर्मल, 70 से
70 से लेकर 85 mm ऑफ Hg। इस कंडीशन में क्या होता है कि हेड इंजरी अगर पेशेंट को हो तो उसमें उसका जो CPP प्रेशर होता है, मीन्स सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर, वो लो हो जाएगा। इस कंडीशन में वो 70 से लो हो जाएगा। देन आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट इस डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। इसमें हम पेशेंट की फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, पेशेंट की प्रॉपरली हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे। उसमें हमें ब्रूशेस वगैरह, कंट्यूजन, जितने भी उसके बॉडी पार्ट है उसको हम असेस करेंगे। कोई डिस्कलरेशन तो नहीं है, कोई जो थिंग्स है उसके ड्यूरिंग एक्सीडेंट उसके शार्पली या कोई इन्वेजिव तो नहीं, इन्वेड तो नहीं की उस कंडीशन। इसलिए हम पेशेंट की प्रॉपरली कंडीशन असेस करेंगे, उसकी हिस्ट्री लेंगे। पेशेंट को जो हेड इंजरी हुई है किसके कारण हुई है, फॉल किया था पेशेंट, रोड एक्सीडेंट के साथ हुई थी, जहाँ पेशेंट वैसे ही उसका न्यूरोलॉजिकल स्टेटस ठीक नहीं है, पहले से कोई डिसऑर्डर है उसके कारण हुई है। जैसे साइकेट्रिक डिसऑर्डर में ये प्रॉब्लम मोर हो जाती है। GCS पेशेंट का करेंगे, ग्लासगो कोमा स्केल करेंगे, उसमें आई ओपनिंग, मोटर रिस्पॉन्स और वर्बल रिस्पॉन्स चेक करते हैं। CT स्कैन करवाएंगे, MRI, चेस्ट एक्सरे करवाएंगे। एक्सरे हम किसी पार्ट का ऐसे स्पेसिफिक भी कर सकते हैं। अगर उसको लेग साथ साथ लेग की भी कोई प्रॉब्लम हुई है, इंजरी हुई है हेड के साथ साथ, तो हम उसका लेग का, आर्म का भी एक्सरे कर सकते हैं। हेड के एक्सरे करेंगे, EEG करेंगे। इसके कारण हमें प्रॉपरली जो ब्लड वेसल्स हैं वो पता चल सकती हैं वो कितनी रप्चर हुई है। देन इट्स मैनेजमेंट, इमीडिएट असेसमेंट, नर्सिंग प्रायोरिटी, रीपोजिशंस द पेशेंट टू अवॉइड नेक फ्लेक्शन। इसमें हम पेशेंट की नेक जो होती है वो फ्लेक्स नहीं करेंगे, पेशेंट का प्रॉपरली GCS करेंगे। जो जितनी भी असेसमेंट होती है इमीडिएट होती है। जब भी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हो, वो एमरजेंसी में लेकर आते हैं, तो हम पेशेंट का एकदम से GCS करेंगे, GCS स्कोर को फाइंड आउट करेंगे, प्यूपल का साइज चेक करेंगे, प्यूपल रिस्पॉन्स चेक करेंगे। लाइट के थ्रू हम चेक करेंगे कि पेशेंट को कुछ फील होता है, सेंसेशन होती है ड्यू टू दी लाइट फ्लैश के कारण। असेसमेंट ऑफ वार्निंग साइन, पेशेंट का वार्निंग साइन वगैरह चेक करेंगे। ICP, इंट्राक्रेनियल जो प्रेशर है उसको असेस करेंगे इमीडिएटली। ऑक्सीजन का लेवल हम चेक कर सकते हैं कि पेशेंट को हेड इंजरी के साथ कोई हेड इंजरी के साथ क्या होता है कि कई बार ऑक्सीजन जो होती है लो हो जाती है, पेशेंट प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं ले पाता, ब्रीद नहीं कर पाएगा। ब्रीदिंग लेवल उसका चेक करेंगे। इमीडिएट इन्फॉर्म टू इफ अगर कोई सीरियस प्रॉब्लम होगी है तो पेशेंट को हम क्रिटिकल कंडीशन में रख सकते हैं, ICU में रख सकते हैं पेशेंट को। मॉनिटर सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर, हम पेशेंट का जो डिक्रीज हुआ है सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर उसको हम चेक करते रहेंगे रूटीन वाइज। उसको मेडिसिन भी दे सकते हैं, जैसे कि पेशेंट अगर ब्लीड कर रहा हो तो पेशेंट को विटामिन K का इंजेक्शन एमरजेंसी में भी लगा सकते हैं। अगर पेशेंट को कोई इन्फेक्शन हुई है तो इन्फेक्शन के हम इंजेक्शन भी दे सकते हैं, एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। हाई डोज ऑफ बारबिटूरेट, इसमें हम पेशेंट को बारबिटूरेट दे सकते हैं ताकि पेशेंट की जो कोमाटोज कंडीशन हुई है, पेशेंट कोमा में गया है, उस कंडीशन में हम बारबिटूरेट देते हैं। साइकेट्रिक कंडीशन में हम बारबिटूरेट दे सकते हैं पेशेंट को। इसकी जो डोज होती है वो कितनी होती है, 100 mg, और ये IV देते हैं पेशेंट को। नेक्स्ट इज डायूरेटिक्स, पेशेंट को डायूरेटिक्स इसलिए देंगे ताकि पेशेंट की मोर आउटपुट हो, तो जो ICP का प्रेशर है वो जो डिक्रीज कर सके, उसका जो प्रेशर है, ICP का प्रेशर इंक्रीज हुआ है उसको डिक्रीज करने के लिए हम पेशेंट को डायूरेटिक्स देंगे। इसमें पेशेंट को मैनिटोल दे सकते हैं। मैनिटोल कितनी होती है, 100 ml, जो पेशेंट को प्रोवाइड हम कर सकते हैं इस कंडीशन में। ऑक्सीजन थेरेपी पेशेंट को देंगे। फ्लूइड इसमें रिस्ट्रिक्ट करेंगे क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट के जो बॉडी में प्रेशर के कारण फ्लूइड रिटेन हुआ है, इसके कारण हम पेशेंट को फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट करेंगे। पोजीशन उसकी जो चेंज करेंगे, पोजीशन कैसे होनी चाहिए, हेड साइड ऑफ द बेड, जो बेड की साइड है, जो उसके हेड वाली साइड है, वो बेड हम कितना डिग्री, 30 डिग्री रेज कर देंगे। इससे हम ऊपर नीचे नहीं करेंगे ताकि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट हम बात करेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस के बारे में। जब भी आप नर्सिंग डायग्नोस बनाएं तो वो प्रायोरिटी वाइज ही होने चाहिए। फर्स्ट इज इनइफेक्टिव सेरिब्रल टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू सेरिब्रल एडिमा। पेशेंट को हेड इंजरी के कारण पेन हो रही है तो डायग्नोस क्या बनेगा, अक्यूट पेन, हेडेक रिलेटेड टू इंजरी और सेरिब्रल एडिमा। पेशेंट प्रॉपरली अपनी मूवमेंट नहीं कर पा रहा, कोमा के साथ कोमाटोज हो गई है, जहाँ कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, उसकी बॉडी जो ब्रूशेस के कारण प्रॉपरली मूव नहीं कर रही, तो उसका कौन सा डायग्नोज बनेगा, इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी रिलेटेड टू डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। उसका कॉन्शियस लेवल ठीक नहीं है, उसके कारण फिजिकल
जो मोबिलिटी है वो डिक्रीज कर जाएगी, इम्पेयर्ड हो जाएगी, उसके कारण ये डायग्नोज बनेगा। So guys, it's all about my topic. Today I discussed about neurological disorder, that is head injury. I discussed about its definition, types, risk factor, causes, signs and symptoms, pathophysiology, diagnostic evaluation and its management, including nursing management. I hope you understood my topic. If any query related to my topic, then ask me in comment section. Thank you so much.